हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं पीटी 365 विजन आयर्स करंट अफेयर, और इससे पहले हम कर चुके हैं इन्वायरमेंट के 3 से 4 टॉपिक। और आज है ये हमारा फिफ्थ वीडियो, और इसमें हम करेंगे 4 टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे पहले हम कर चुके हैं पीटी 365 पॉलिटी एंड इकोनॉमी कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल का जो वीडियो है वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं और रेफरेंस ले सकते हैं वहाँ से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 टॉपिक। तो इसमें है आपका फर्स्ट है सब टॉपिक फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट। आरबीआई ने इशू किए हैं फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट। ग्रीन डिपॉजिट्स होते क्या हैं? इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि इंटरेस्ट मिलता है इन पे, ठीक है। और ये रिसीव होते हैं रेगुलेटेड एंटिटीज के द्वारा फॉर फिक्स पीरियड एंड प्रोसीड्स ऑफ विच आर ईयरमार्क्ड फॉर एलोकेटेड टुवर्ड्स ग्रीन फाइनेंस में मिलते हैं। एम क्या है ऑफर करना ग्रीन डिपॉजिट्स का? कस्टमर को प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स का, अचीव करना सस्टेनेबिलिटी देखिए सस्टेनेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। एड्रेस करना ग्रीन वॉशिंग को। ग्रीन वॉशिंग क्या है? एक डिसेप्टिव प्रैक्टिस है जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है, जहाँ पे कंपनीज और जो है वो अपने एक्शंस को और अपने इम्पैक्ट्स को क्लाइमेट चेंज पे वो क्लियर बताती है और मिसलीड करती है इंफॉर्मेशंस को। तो उसे बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। मतलब अगर कोई उनका प्रोडक्ट है या कोई चीज़ है उनसे, उनकी कंपनी या उससे रिलेटेड, तो वो उसको क्या बताएंगे? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बताएंगे, जबकि ऐसा हो हुआ नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑगमेंट द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू ग्रीन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट। ग्रीन एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर जो क्रेडिट्स का फ्लो है वो बनाए रखना। की हाइलाइट्स क्या है फ्रेमवर्क के फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट? एप्लीकेबल होता है ये फॉलोइंग एंटिटीज पर नोन एज रेगुलेटेड एंटिटीज, दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जैसे कि स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक्स पे नहीं होता है, लोकल एरियाज बैंक पे नहीं होता और पेमेंट बैंक्स पे नहीं होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल डिपॉजिट्स टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो रजिस्टर्ड होती हैं आरबीआई में, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एप्लीकेबल है। और टू बी डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज ओनली, जहाँ पे ऑन लिया जाता है तो वो हो जाता है इम्पोर्टेंट। मैंडेटरी नहीं है कि ये जो आपकी एंटिटीज है रेगुलेटेड एंटिटीज वो ग्रीन डिपॉजिट ट्रेस करें ही करें। रेगुलेटेड एंटिटीज फाइनेंस नहीं कर सकती ग्रीन एक्टिविटीज ऑफ प्रोजेक्ट को फर्स्ट, और ऐसा नहीं कर सकती वो ग्रीन डिपॉजिट बाद में रेज करें। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय जो है रेगुलेटेड एंटिटीज इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कवर्ड होते हैं अंडर द फ्रेमवर्क। डिपॉजिट्स रेज्ड अंडर द फ्रेमवर्क आर कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये होता है एक तरीके से एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है एक कॉर्पोरेशन, जिसमें बोला गया है अगर कोई भी बैंक होकर आपकी बैंक में चली गई तो कितना मिनिमम एक अमाउंट मिल सकता है जो आपका इंश्योर्ड रहेगा। आप मुझे बताइए लिमिट कितनी मिनिमम अमाउंट लिमिट है अब क्योंकि इंक्रीज कर दी गई है। तो आप मुझे बताइए। ग्रीन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड अंडर द फ्रेमवर्क कैन बी क्लासिफाइड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। उन्हें वो भी इसमें एप्लीकेबल है। बैंक्स जो अलाउ करती हैं ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज टू कस्टमर्स अगेन ग्रीन डिपॉजिट्स कर सकती हैं। बैंक अलाउ कर सकती हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज कस्टमर्स को अगेंस्ट ग्रीन डिपॉजिट्स। ऐसे क्वेश्चन ऐसा पॉइंट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। एनुअल इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और एश्योरेंस फॉर फंड रेज थ्रू ग्रीन डिपॉजिट्स। नेक्स्ट है इसमें कि कौन कौन से सेक्टर्स और प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हैं और कौन कौन से एक्सक्लूडेड हैं। देखिए इंक्लूडेड में तो आप देख लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग एक्सेट्रा। और इसमें आपका आ जाता है एक्सक्लूडेड में आ जाता है ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं न्यू और एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, न्यूक्लियर पावर का जनरेशन हो रहा है, डायरेक्ट वेस्ट इंक्रिनेशन हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे हैं, बायोमास एनर्जी फ्रॉम फीड स्टॉक जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? प्रोटेक्टेड एरिया से। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड एरियाज का वो एक्सप्लोटेशन हो रहा है उनके रिसोर्सेज का। अल्कोहल, वेपन्स, टोबैको, गेमिंग और पाल्म ऑयल इंडस्ट्रीज। लैंडफिल प्रोजेक्ट एक्सक्लूडेड है, और ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रो पावर प्लांट जो लार्ज है 25 मेगावाट एक्सेट्रा से वो भी एक्सक्लूडेड है। नेक्स्ट है सोवरेन ग्रीन ग्रीन बॉन्ड।
गवर्नमेंट ने इशू किया है फाइनेंशियल ईयर 24 में फर्स्ट ट्रेंच ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जो कि अनाउंस कहाँ हुआ था 2022-23 बजट में। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है क्या? ग्रीन बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सपोर्ट करता है एक्सपेंडिचर्स और प्रोजेक्ट जो कि इन्वायरमेंट को बेनिफिट करें। इंडिया ने इशू किया था फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड का कब 2015 में, और यूनियन बजट 2022 से 23 ने अनाउंस किया था इशुएंस ऑफ दिस बॉन्ड। इंडिया का फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क क्या है कि यूज ऑफ प्रोसीड आउटलाइन करता है 9 एलिजिबल कैटेगरीज को, जो प्रोजेक्ट को जो कि फाइनेंस कर सकती है दिस प्रोसीड्स को। ये वो एलिजिबल कैटेगरीज हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गई जो हमने पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले ऊपर, एनर्जी एफिशिएंसी हो गई, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन हो गया, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड यूज, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। टू टायर गवर्नेंस प्रोसेस क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इन चार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट ऑफ प्रोग्राम, रिस्पॉन्सिबल कर है फॉर द इनिशियल सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, और ग्रीन फाइनेंस वर्किंग जो कमिटी है ओवरसीज एंड वैलिडेट डिसीजन बाय द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट कौन करेगा? प्रोसीड्स और डिपॉजिट्स को कॉन्सोलिडेट फंड में डिपॉजिट किया जाएगा, जो प्रोसीड्स हैं उनको डिपॉजिट किया जाएगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में। और मैनेज कौन करेगा? पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट सेल करेगा। ऑडिट किसके द्वारा होगी? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड क्या है? सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड मतलब क्या, एक तो आप पहले ये याद रखेंगे, हमको ऐसा लगता है कभी कभी कि एसबीआई बैंक हो जाएगा, कोई और बैंक हो जाएगा, तो इंडिया की जो एग्जिम बैंक है उसने लिस्ट किया है 10 years $1 billion सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड ऑन सस्टेनेबल बॉन्ड डेवलप मार्केट प्लेटफॉर्म एट लंदन स्टॉक एक्सचेंज। सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड क्या है कि स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं जिससे कि जो इन्वायरमेंटली एंड सोशली इनिशिएटिव्स के लिए मनी रेज कर सकें। कंबाइन करते हैं फ्यूचर ऑफ ग्रीन और सोशल बॉन्ड, मतलब ग्रीन इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेनिफिट दोनों। राइनो बॉन्ड क्या है? राइनो बॉन्ड इस साउथ अफ्रीका में हुए हैं। इसमें क्या हुआ है कि साउथ अफ्रीका ने राइनो बॉन्ड निकाले थे जिससे कि जो ब्लैक राइनोस है ना उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, इन्हें राइनो बॉन्ड भी बोलते हैं, एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब कोई किसी ने पहली बार इस तरीके की बना बॉन्ड बनाए हैं जो कि इसका क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है कंजर्वेशन आउटकम्स में। वर्ल्ड बैंक प्राइज द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड टू सपोर्ट साउथ अफ्रीका एफर्ट टू कंजर्व एंडेंजर्ड स्पीशीज, वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की है। रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition इसे लॉन्च किया गया है G20 के फोर्थ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, जो कि कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। ये डाटा आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपलिंग ऑफ ग्लोबल रिसोर्स कंजप्शन हो गया है सिंस 1970। सिर्फ और सिर्फ 7.2% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है वही सर्कुलर है, और 20% ऑफ गुड्स जो है रिसाइकिल सिर्फ हो रहे हैं इंडिया में, सिर्फ सिर्फ 20% ही गुड्स हो रहे हैं रिसाइकिल। और इंडिया है थर्ड लार्जेस्ट हाईएस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड अकाउंट करता है 10.2% ऑफ टोटल वर्ल्ड एमिशन। आर ई सी आई सी है क्या? एक देखिए कोई ऐसा गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव या कुछ ऐसा नहीं है एनजीओ रिलेटेड, एक इंडस्ट्री ड्रिवन इनिशिएटिव है। 39 कंपनीज लेके आई हैं साथ में, इन जो कि हेडक्वार्टर है 11 कंट्रीज में, इन्होंने ज्वाइन किया है इस कोalition को। और इसका मेन एम क्या है? इम्प्लीमेंटेशन, देखिए एक्सलरेट, एक तो इसका ना क्या है मेन एम, जो एक्सलरेट करना कि जो 2030 के एजेंडा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन्हें क्लाइमेट गोल जो पेरिस के एग्रीमेंट के हैं उन्हें करना बढ़ाना जल्दी जल्दी, और गोल्स और टारगेट जो है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क उन्हें, और किगल जितने भी मतलब बेसिकली जो मेन मेन क्लाइमेट रिलेटेड एग्रीमेंट हुए हैं उनको एक्सलरेट करना है, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो, हमारे गोल्स कंप्लीट हो, और हमारा क्लाइमेट जो क्लाइमेट कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो हमारे सॉल्व हो पाए। स्ट्रक्चर अराउंड द थ्री गाइडिंग पिलर, एक तो पार्टनरशिप फॉर इम्पैक्ट, इनहेंसिंग कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट फॉर स्केल। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी एक इकोनॉमी होती है, देखिए, जहाँ पे एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है जहाँ की जितना प्रोडक्शन हो रहा है और ऑर्गेनाइज हो रहा है उसे रीयूज करा जा रहा है बाय रिसाइकलिंग प्रोसेस, और फिर उससे उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है।
इनिशिएटिव कौन-कौन से लिए गए हैं? एक तो नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट स्टार्ट किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया है टू मेक इंडिया ज़ीरो वेस्ट कंट्री, फ्रेमवर्क ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किए गए हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल किए गए हैं, मेटल रिसाइक्लिंग पॉलिसी की गई है, स्ट्रैटेजी ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी बाय नीति आयोग लेके आई गई है। अकॉर्डिंग टू द सर्कुलेटरी गैप रिपोर्ट क्या बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ 7.2% ही ग्लोबल इकोनॉमी का सर्कुलर हो रहा है, वो जो कि क्या है डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल फाइनेंशिंग वर्किंग ग्रुप। ये क्या है, इस मीटिंग हुई है रिसेंटली इंडिया में कंक्लूड। इसे इस्टेब्लिश किया था 2016 में एज अ ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप। और एम क्या है इसका, टू मोबिलाइज करना सस्टेनेबल फाइनेंस टू इंश्योर ग्लोबल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी टू प्रमोट ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीन मोर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रीन बिल्डिंग। रिसेंटली इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस हेल्ड हुई, कहाँ पे हुई, चाइना में, सॉरी चेन्नई में हुई, बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ग्रीन बिल्डिंग होती क्या रही है, ग्रीन बिल्डिंग बेसिकली आपको ना इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसमें डालना होगा, प्रोसेसेस होंगे, ऑपरेशन होंगे, मेंटेनेंस सारा क्या होगा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होगा। हाँ, और ये डिफरेंट होती है एनर्जी एफिशिएंट और नेट जीरो कार्बन बिल्डिंग से। Concept driven by incentives to reduce the cost of energy and waste management considering global warming and environmental degradation। कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं इन सॉल्यूशन इन ग्रीन कंस्ट्रक्शन से। एग्रोक्रीट एक कार्बन नेगेटिव बिल्डिंग मटेरियल होता है जो कि बनता है किससे, क्रॉप रेसिड्यू जैसे कि पैडी, स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, शुगर केन वैगेसिस एक्सेट्रा। कार्बन क्राफ्ट टाइल्स जो कि मेड होती है अपसाइकल्ड कार्बन से बाय यूजिंग रिकवर्ड कार्बन बेस्ड एज अ सोर्स and use of geothermal heating, smart grid refrigerator and vegetated rooftop। आईजीबीसी क्या है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है वो है क्या, एक इंडिया की प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है ग्रीन बिल्डिंग के लिए और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर किसकी है, वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की। एक नेटवर्क है नेशनल ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का, मोर देन 19 कंट्रीज, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 2002 में। एस्टेब्लिश हुआ था ये 2001 में बाय द ये ऊपर जो बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इस्टेब्लिश इन 2001 बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। लीड रेटिंग सिस्टम है, लीड रेटिंग सिस्टम में बोला गया है कि इंडिया ने ना बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और नेट जीरो सर्टिफिकेशन में। लीड रेटिंग सिस्टम है क्या, एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क जिससे कि हेल्दी एफिशिएंट कार्बन एंड कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग्स बने। डेवलप किया है इसे यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने और एडमिनिस्ट्रेट कर कर रहा है ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक। अचीव एंड रिकॉग्नाइज बिल्डिंग एट 4 सर्टिफिकेशन लेवल, एक तो सर्टिफाइड सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। लीड इंडिया प्रोग्राम जो है वो कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, आईजीबीसी करता है। लीड जीरो क्या है, एक ही कॉम्प्लीमेंट है जिस तरीके से हमारा होता है ना स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम प्लस था, उसी तरीके से ये लीड जीरो है। रिकॉग्नाइज करना प्रोजेक्ट्स को जो कि ऑलरेडी रीच कर चुके हैं नेट जीरो और नेट पॉजिटिव स्टेटस इन द कैटेगरीज ऑफ कार्बन, एनर्जी, वाटर और वेस्ट। इंडिया के हैं 73 लीड जीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट जो कि कंप्राइज करते हैं 45% ऑफ मोर देन 150 टोटल लीड जीरो सर्टिफिकेशन, इसलिए बोला गया है। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि नियरली 1/3 ऑफ ऑल कार्बन एमिशन जो इंडिया है कहाँ से आते हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ से, ठीक है। हरियाणा और तमिलनाडु वो लीडिंग स्टेट्स हैं सर्टिफिकेशन में। और इंडिया का डीएलएफ ग्रुप जो है वो लीडर है ग्लोबली इन टोटल लीड जीरो सर्टिफिकेशन में। Next are related concepts, green rating for integrated habitat system that is GRAH। इंडिया की ओनली ग्रोन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है जो कि जॉइंटली डेवलप किसने किया है, टेरी ने और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और रेटिंग कितने का है, 5 साल तक वैलिड है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जॉइंटली। और ये जो है माहिर ये है क्या, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ना पावर सेक्टर में उनके लिए काम करना है। अच्छा, माहिर तो ये स्कीम हो गई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बट मिहिर जो है ये क्या है, सुपर कंप्यूटर है एक, ठीक है।
माहिर का की ऑब्जेक्टिव क्या है, वही कि आइडेंटिफाई करना इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज़ है उनके उनको और फिर फ्यूचर उनका रिलेवेंस क्या है ये सब। फंडिंग करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और अप्रोच क्या रहेगी इसकी, टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल अप्रोच रहेगी। ड्यूरेशन क्या है, 5 ईयर का है, 2023 से लेके 28 तक। देखिए 8 एरियाज़ आइडेंटिफाई हुए हैं रिसर्च के लिए। एक तो कार्बन कैप्चर जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस लगभग सारे ही एरिया से आते हैं इसमें से। इंडिजिनियस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन, लियो जियोथर्मल एनर्जी, अल्टरनेटिव टू lithium ion storage batteries, modifying electric cookers, pans to suit Indian cooking method, and green hydrogen for mobility। अपेक्स कमेटी चेयर कौन करेगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी करेगा। ठीक है, रोल रहेगा वही कि इंटरनेशनल कोलेबोरेशन देखना है, अप्रूव करना और मॉनिटर करना रिसर्च प्रपोजल्स को। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट ही करेंगे ना, कर रहे हैं हम। तो अब आप ये मत बोलना कि मैम आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है। जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं। नेक्स्ट इज यूएस इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, जिसे बोला गया है रीटैप। इसे लॉन्च किया है यूएस और इंडिया ने अंडर स्ट्रेटेजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। और पिलर्स कौन कौन से होते हैं इसके, देखिए एक तो रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क करना। ऑब्वियसली बात है, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क करेंगे तो सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, पावर और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस एंड इमर्जिंग फ्यूल्स। यूएस इंडिया एससीईपी की बात कर ले तो ये जॉइंट एफर्ट है, जिसमें कि किसमें काम कर रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन में और डीकार्बोनाइजेशन में काम कर रहे हैं टू स्केल अप द इमर्जिंग क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। कुछ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं पावर सेक्टर में वो हैं ऐसे कि एयरजन, जिसमें जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को कैपेबल करना है फ्रॉम द वाटर वेपर दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। माइक्रोग्रिड्स हो गया, पावर बॉल्स हो गया, वर्टिकल विंड टरबाइन्स को कैप्चर करना है वेव्स को जो कि क्रिएटेड होती है किससे, पासिंग व्हीकल से। डीटीएफ है क्या, ये है इसका एम है एक्सेलरेट करना और डेवलपमेंट करना इमर्जिंग रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का। फोकस भाई देखिए, जब रिन्यूएबल एनर्जीज का आ जाता है तो क्या ग्रीन हाइड्रोजन पे वर्क करेंगे, हम ग्रीन एनर्जी से पे वर्क करेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज पे वर्क करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जियो थर्मल एंड टाइडल एनर्जी। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। लॉन्च किसने किया है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बस ये याद रखिएगा कि जो रीटैप है वो किसके द्वारा किया गया है, किन किन कंट्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, पिलर्स वही होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पायलटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग में वर्क करना, स्किल डेवलपमेंट में वर्क करना, पॉलिसी एंड प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, इंक्यूबेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आईएसए ने अनाउंस किया है एक ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो कि जिसने कि रिसीव की है कितनी कंट्रीब्यूशन, 35 मिलियन डॉलर। और अभी जो 6 सेशन हुआ था उसमें अप्रूव किसने किया, ये आईएसए असेंबली ने किया। देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फिर से नहीं पूछा जा सकता, किसी स्टेटमेंट में कोई टॉपिक डाल देंगे, कोई ना कोई स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन में। तो एक बार पढ़ लीजिएगा। एक्सपेक्टेड करना है कि वो अट्रैक्ट करे प्राइवेट कैपिटल टू फ्लो इनटू ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट में और रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में एंड प्रोडक्टिव यूज सोलर प्रोजेक्ट में। जीएसएफ प्रोवाइड क्या करेगा, एक तो पेमेंट गारंटी फंड प्रोवाइड करेगा, एक इंश्योरेंस फंड की तरह वर्क करेगा टू मिटिगेट प्रोजेक्ट रिस्क, इन्वेस्टमेंट फॉरवर्ड टेक्निकल असिस्टेंस। आईएसए है क्या, आईएससी है एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका जेनेसिस हुआ था, किसने जॉइंट एफर्ट किसके साथ लिया था, इंडिया ने फ्रांस के साथ लिया था। ठीक है, और कहाँ पे, पेरिस में 2015 में कॉन्सेप्टलाइज्ड हुआ था ये। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में और अभी 99 कंट्रीज हो गई हैं, अभी 100 आई थिंक। तो ये जैसे ये इसमें ना कंट्रीज ज्वाइंट होती रहती हैं, तो जब एग्जाम आए खासकर स्टेट पीसीएस में तो आप देख लीजिएगा कि रिसेंट में जो लास्ट में 2-3 कंट्रीज है वो कौन सी ज्वाइंट हुई हैं। इंडिया तो मेंबर है ही इसका। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, जैसे कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है हो गया, जिसमें क्या है कि कनेक्ट करना है डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को एक कॉमन ग्रिड से, जो कि क्या कर सके, यूज़ कर सके ट्रांसफ़र रिन्यूएबल पावर को और रियलाइज़ कर सके पोटेंशियल कितना है रिन्यूएबल सोर्स का, स्पेशली सोलर एनर्जी। किसने किया है ये, सबसे पहले ये याद रखेंगे, इंडिया एंड यूके का कोलैबोरेशन है विद आईएसए एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये चीज़ें हो जाती हैं इंपॉर्टेंट हमारी कि कौन कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, फेसेस में इतना कुछ नहीं है, बट देख लेना कि 3 फेसेस में है, फाइनल फेस में क्या करेंगे, ग्लोबल इंटरकनेक्शन पे वर्क करेंगे।
इंडिया ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया है क्रॉस बॉर्डर इंटरकनेक्शन अपने नेबर्स के साथ, और वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहा है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंपोर्ट कर रहा है भूटान से, ठीक है। Next is Solar Technology Application Resources Star Initiative, run by the ISA in partnership UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो रहा है ये। और इसका काम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करना इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी का विद इन द आईएसए मेंबर स्टेट, जिससे कि जो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ग्रीन हाइड्रोजन से यूपीएससी पीवाईक्यू में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड को अंडर दिस मिशन। इसमें बोला है कि एमिशन थ्रेशोल्ड जो है वो मेट होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्लासिफाई प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन एज ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन होती है प्रोड्यूस बाय रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा भी हो सकती है और बायोमास कन्वर्जन के द्वारा भी हो सकती है। नोडल अथॉरिटी क्या कौन सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है, टू मॉनिटर वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। तो इम्पोर्टेंट है, कौन है, बीई है। नेक्स्ट इज है कि ये है क्या, ये वाला जो मिशन है इसमें इंडिया ने का टारगेट है कि एक ग्लोबल हब बनाना है उसे प्रोड्यूसिंग यूटिलाइजिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन में। एक्सपेक्टेड मिशंस क्या है 2030 तक, एक तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम से कम कितना करना है, 5 MMT पर एनम करना है, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन करना है अबाउट 125 गीगावाट, और अबेटमेंट करना है नियरली 50 MMT of annual greenhouse gas emission, over 1 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसल फ्यूल इंपोर्ट। फॉसल फ्यूल इंपोर्ट भी एक इसका टारगेट है। सब कॉम्पोनेंट क्या है मिशन के, तो है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसिशन प्रोग्राम साइट फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जो कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेकी। सेकी देखिए क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है, ये 2011 में स्टैब्लिश हुआ था, और इट इज़ अ ओनली सीपीसीयू डेडिकेटेड टू सोलर एनर्जी सेक्टर, ठीक है, ओनली सीपीसीयू है। और इसमें इंडिया ने प्रायोरिटाइज किया है ग्रीन हाइड्रोजन को एज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू डीकार्बनाइज इंडस्ट्री, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, ऑयल हो गया, स्टील हो गया। ये हम देख लेते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा चार्ट को। देखिए ये जैसे वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा तो ग्रीन होगा, और नेचुरल गैस में ये तीन प्रोसेस है, उसके द्वारा अलग अलग हाइड्रोजन निकल रही है। अगर स्टीम रिफॉर्मेशन करेंगे, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, तो ब्लू होगी। स्टीम रिफॉर्मेशन सिर्फ करेंगे तो ग्रे होगी, ग्रे हाइड्रोजन। पायरोलिसिस करेंगे तो टर्कोइस होगी। ब्राउन कोल में अगर गैसिफिकेशन करेंगे तो ब्राउन हाइड्रोजन फॉर्म होगी, एंड ब्लैक ब्लैक कोल में अगर करेंगे गैसिफिकेशन तो ब्लैक होगी, ठीक है। न्यूक्लियर में करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस तो पिंक हाइड्रोजन होगी, एंड नेचुरली अकर्ड अंडरग्राउंड जो होती है हाइड्रोजन वो कौन सी होती है, वाइट। ठीक है, ये कलर थोड़ा ध्यान रखना आप। एडवांटेज क्या है अच्छा हाइड्रोजन के, ग्रीन हाइड्रोजन के, एक तो जीरो हार्मफुल एमिशन है और हाई एनर्जी एफिशिएंसी है। डिसएडवांटेज क्या है, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इसकी हाई होती है। नेक्स्ट इज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा कहाँ पे किया ना, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे वो चल रही है फर्स्ट, ऐसा क्वेश्चन तो स्टेट विशेष में आते हैं ना। अबाउट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात करें तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होती है कि जो जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड बटर, और यूज़ किसका करती है ये, हाइड्रोजन और एयर का। वर्किंग मैकेनिज्म इतना कुछ देखने की आपको ज़रूरत है नहीं, बस बेनिफिट देख लीजिए कि एक तो इसकी लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है क्योंकि हायर एफिशिएंसी और हाई एनर्जी डेंसिटी होती है हाइड्रोजन की। शॉर्टर रिफ्यूलिंग टाइम है, और व्हीकल माइलेज भी इन्फ्लुएंस नहीं होती वेदर कंडीशन से, और डीकार्बोनाइजेशन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इश्यूज़ क्या है इसके, एक तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको प्रोडक्शन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लेमेबिलिटी बहुत होती है, और स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाई कॉस्ट है, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है जैसे कि सिस्टम साइज, मैनेजमेंट ऑफ एयर, हीट एंड वाटर एक्सेट्रा। अदर इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं प्रमोशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल में, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन इंडिया रिलीज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। और इसमें क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जब रोड मैप किया गया है तो उसमें बोलते हैं ना, एड्रेस करते हैं कि चैलेंजेस क्या है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या है अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्ट करेंगे।
और इसमें इन्होंने 3 टाइप के अप्रोचेस को बोला है, जैसे कि ब्लू स्काई प्रोजेक्ट होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। मिशन मोड अप्रोच होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए, और ग्रैंड चैलेंज होना चाहिए टू एनकरेज स्टार्टअप, स्टार्टअप को भी एनकरेज करना चाहिए, ये बोला है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम, एक स्कीम है जो कि देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट 2023-24 में हुई है अनाउंस्ड। और इसमें क्या है कि इंडियन रेलवेज को क्या करना है, 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलानी है इसके अंडर, और रेट्रोफिटमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑन एग्जिस्टिंग डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। नेक्स्ट इज इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया इंसेंटिव स्कीम अंडर मोड 2A दैट इज ग्रीन अमोनिया और मोड 2B इन ग्रीन हाइड्रोजन ऑफ द साइट प्रोग्राम। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो साइट प्रोग्राम है ना वो किस चीज़ से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। एम है इसका मैक्सिमाइज करना प्रोडक्शन, इनहेंस करना कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, और एनकरेज करना लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, देखिए फॉर मोड 2A ग्रीन अमोनिया के लिए स्कीम के लिए जो है वो सेकी है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। और मोड 2 ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कौन सी है, ऑयल एंड गैस कंपनीज एंड सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी, जो नॉमिनेट करेगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ग्रीन अमोनिया के बारे में पढ़ लीजिए, 100% एक तो ये रिन्यूएबल होती है और कार्बन फ्री सोर्स होता है, ठीक है, कार्बन नहीं होता बिल्कुल। ब्लू अमोनिया होती है, वो अमोनिया ऑब्वियसली बात है, आप ब्लू अमोनिया कौन सी होगी, जो ओशन से मिलेगी। अमोनिया फॉर विच बाय प्रोडक्ट CO2 हैज बीन कैप्चर्ड एंड रिड्यूसिंग, सॉरी ब्लू अमोनिया मतलब कि अगर रिड्यूस कर रही है क्लाइमेट इम्पैक्ट। ग्रे ब्राउन अमोनिया होती है जो कि यूज हो रही है फॉसिल फ्यूल, तो आप अमोनिया का भी देख लेंगे अच्छे से कि कौन कौन से टाइप की होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है। अमोनिया आपको पता ही होगा एक पंजेंट गैस होती है उसकी, और यूज होती है टू मेक फर्टिलाइजर। और देखिए अमोनिया इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, यूपीएससी पीवाईक्यू आ चुका है, उसमें पूछा था उन्होंने कि जो अमोनिया है कि वो नेचुरल ही कर सकते हैं हम उसे, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते प्रोड्यूस। तो इसमें इसी का आंसर है। देखिए विजन में ना आपका अगर पीटी 365 आप इन्वायरमेंट का और साइंस एंड टेक का कर लेते हैं ना, तो उन लोग का एक वो रहता है कि स्ट्रेटेजी रहती है कि वो उसमें ना पीवाईक्यू भी डाल देते हैं, बस बताएंगे नहीं कि किस ईयर में आया था, बट अगर आप करते हैं तो आपके कहीं ना कहीं पीवाईक्यू भी प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब उसमें क्वेश्चन आया था कि सिर्फ नेचुरली ही कर सकते हैं आप प्रिपेयर अमोनिया को, तो इन्होंने ये वाला पॉइंट भी डाल दिया कि देखिए नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। हेबर वॉश जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियली, मतलब जो लैब में, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को एक साथ रिएक्ट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने नोटिफाई किया ग्रीन अमोनिया पॉलिसी इन 2023। अब इन्होंने ये क्या क्यों बताया, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया में कोई भी पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है अमोनिया के लिए, तो वहाँ पे फिर वो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि है, ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल ब्लेंडिंग, शुगर मिल्स आर ऑन कोर्स टू मीट द 12, मतलब शुगर मिल जो है वो अपने रास्ते में है कि वो बहुत जल्द मीट कर लेंगे अपना टारगेट, 12% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, इथेनॉल ब्लेंड है सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल जिसमें ब्लेंडेड मोटर फ्यूल जो है कंटेन इथाइल अल्कोहल एटलीस्ट कितना 90%, 99% प्योर होना चाहिए। और सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कहाँ से लिए जाते हैं, ड्राई फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल के साथ साथ ही इथेनॉल प्रोडक्शन कहाँ से लिया जा सकता है, एक तो जो राइस होता है ना बहुत ज़्यादा होता है एफसीआई के पास, वहाँ से भी कर सकते हैं आप, राइस खरीद सकते हैं और इसको बायोफ्यूल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मेज भी अलाउ है क्योंकि ये भी आ चुका है यूपीएससी में क्वेश्चन, ठीक है। उसमें बोला था कि पता नहीं शायद ऐसे कुछ बोला था, जब आप पीवाई करें लगाएंगे ना लास्ट के 10 ईयर्स के भी, तो आपको मोस्ट ऑफ ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम, जहाँ पे ओएमसी जो है वो सेल कर रही है पेट्रोल ब्लेंडेड विद इथेनॉल। एडवांटेज क्या है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की, एक तो वो रिड्यूस करेगा ग्रीन हाउस एमिशन, इंप्रूव करेगा एयर क्वालिटी, और हायर इसका होता है ऑक्टेन नंबर देन गैसोलीन। डिसएडवांटेज क्या है, लोअर एनर्जी कंटेंट पर वॉल्यूम, लेस एफिशिएंट एक्सेट्रा। इंडिया में स्टेटस क्या है, देखिए इंडिया ने ना ऑलरेडी अचीव कर लिया है 10% ब्लेंडिंग टारगेट इन जून 2022 में, और अब कितना टारगेट है, 20% टारगेट है। E20 फ्यूल करके एक जो लॉन्च किया गया है टारगेट, वो है अ ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, तो ये आपको रेशियो पता होना चाहिए।
नेक्स्ट इज बायोफ्यूल फर्स्ट जनरेशन। देखिए इसमें भी ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल कहाँ से ड्राइव होते हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल के एग्जांपल बताइए। तो आप ये बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। कौन कौन से जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन है बायोफ्यूल, वो कहाँ से मिल सकते हैं आपको, फीड स्टॉक मतलब खाने लायक जो फीड स्टॉक हो गया, शुगर केन हो गया, बीट हो गया। सेकंड जनरेशन फॉर नॉन फूड क्रॉप एंड वेस्ट बायोमास लाइक जट्रोफा एंड पेंगामिया। जट्रोफा भी बहुत न्यूज़ में रहता है, तो आप इसके बारे में एक बार गूगल कर लेंगे। देन इज थर्ड जनरेशन फ्रॉम एल्गल बायोमास, जहाँ पे और फोर्थ जनरेशन होता है कहाँ से लेंगे आप, जो कि जियोनॉमिकली प्रिपेयर्ड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फीड स्टॉक। नेक्स्ट इज कंप्रेस्ड बायोगैस ब्लेंडिंग। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इंट्रोड्यूस किया है कि वो फेस वाइज सीबीजी ब्लेंडिंग एप्लीकेशन लगाएगी सीएनजी एंड पीएनजी में, सेगमेंट्स ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। सिग्निफिकेंस क्या है, अच्छा क्यों इतना ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है गवर्नमेंट की कंप्रेस बायोगैस को यूज़ किया जाए? क्यों? एक तो ये है अचीवमेंट करेगी पंचामृत टारगेट को। अच्छा आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में पंचामृत टारगेट कौन कौन से लिख के बताइए, ठीक है। एक्सेस होगी क्लीनर एंड अफोर्डेबल फ्यूल की, डाइवर्सिफिकेशन होगा एनर्जी बास्केट का। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये वाला पॉइंट है कि रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल और बूस्ट करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इकोनॉमी। इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं इसमें कि देखिए ये वॉलेंट्री रहेगा टिल 2024-25, फिर मैंडेटरी हो जाएगा फ्रॉम फिजिकल ईयर 2025 टू 26। सीबीओ कैप्ट एज 1%, 3% एंड 4% ऑफ टोटल सीएनजी पीएनजी कंजप्शन फॉर कितना फिजिकल ईयर 26, 70, 27, 28 एंड रेस्पेक्टली। और हो जाएगा 28-29 ऑनवर्ड से 5%। सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी शैल मॉनिटर और इम्प्लीमेंट ब्रांडिंग मैंडेट। सीबीजी है क्या, देखिए बायोगैस क्या होती है ना, ये स्टेट पीसीएस में बहुत आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अच्छे से करना कि बायोगैस का क्या क्या कौन वो होता है, मतलब कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, इसकी किस चीज़ से बनी हुई होती है। एक तो ये मिक्स, सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है वो मीथेन का होता है, उसके बाद CO2 स्मॉल क्वांटिटीज में अदर गैसेस भी होती है। और ये प्रोड्यूस होती है थ्रू द एनोरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। एनोरोबिक एंड एरोबिक, ठीक है, इसमें होता है डिफरेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का। एरोबिक में आई थिंक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और एनोरोबिक प्रोसेस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, such as agricultural residues, municipal solid waste, sugarcane, press mud, etc. अच्छा सीवीजी क्या होता है? सीवीजी को ऑब्टेन किया जाता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन एंड कंप्रेशन ऑफ बायोगैस, और इसके हाई मीथेन कंटेंट होता है 90% से ज़्यादा, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। अदर कंपोनेंट कौन से होते हैं सीवीजी के, जैसे कि CO2 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट है सतत। सतत क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए सतत है एक जो लॉन्च किया गया था 2018 में। इसमें क्या था ना, एनकरेज करना था एंटरप्रेन्योर्स को कि वो कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाएं और प्रोड्यूस करें, सप्लाई करें कंप्रेस बायोगैस टू ऑयल मार्केट कंपनी फॉर सेल एज ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। नोडल मिनिस्ट्री थी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। टारगेट्स देखिए ये है इसके कि 5000 सीबीजी प्लांट्स लगाने हैं 2023 तक। 15 एमएमटी ऑफ सीबीजी करनी है प्रोड्यूस, और 50 एमएमटी ऑफ बायो मैन्योर करना है। फुलफिल fulfill all four pillar of our vision of India energy future: energy access, energy efficiency, energy sustainability and energy security। ये ऐसे ना जो पॉइंट होते हैं ना वो आपको मेंस में काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अदर इनिशिएटिव कौन से लिए गए हैं टू प्रमोट सीबीजी इन इंडिया। एक तो इंटीग्रेशन ऑफ बायो सीएनजी का फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, नेशनल पॉलिसी भी लेके आई गई है बायोफ्यूल की। कब लेके आई गई थी? 2018 में। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना उसमें आप देख लीजिए कि कोई पॉलिसी, यार आप तो यूपीएससी के लिए अगर आप ईयर नहीं करेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 50-50 चांसेस हो जाते हैं कि वो ईयर पूछे नहीं पूछे, बट ऐसे पूछ लेते हैं। गोवर्धन स्कीम फिर से आ गई है, ठीक है, टू सपोर्ट विलेजेस इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। रिकॉग्निशन सीबीजी प्रोजेक्ट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए आपको जो सीबीजी प्रोडक्ट है वो पीएसएल की स्कीम में है नहीं है इंक्लूड, जिससे कि इन्हें आरबीआई मतलब जो बैंक से है वो क्रेडिट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर फॉर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑफशोर विंड एनर्जी की बात करें तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने टेंडर इशू किया है कि कंस्ट्रक्शन होगा इंडिया का फर्स्ट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट कहाँ पे, तमिलनाडु में होगा, ठीक है। स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आप याद रखिएगा। ऑफशोर विंड एनर्जी में क्या होता है, देखिए दो टाइप की होती है, ऑनशोर होती है
जो कि फार्म लैंड मतलब लैंड पे हो या कोस्टल एरिया पे भी हो तो नियर ओशन की एज पे हो और हाई हाई एल्टीट्यूड पे। ऑफशोर होती है जो कि विंड में जो कि ओशियन में, सी में और लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर में कर देते हैं विंड पैनल इंस्टॉल, उसको बोलते हैं। और बेनिफिट्स क्या होंगे? ऑफशोर विंड टरबाइन्स मोर एफिशिएंट होते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि ऐसे जो होते हैं ना कंपैरिजन में आ जाते हैं एग्जाम में। और मोर लैंड फॉर प्रोजेक्ट एंड लैक ऑफ फिजिकल इंटरफेरेंस एक्सेट्रा, मतलब लैंड की ज़रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होगी। अब ओशियन वाटर ये सब तो आपको पता ही है कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे यहाँ, तो वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं और कोई भी फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। पोटेंशियल इन इंडिया कितना है? 140 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑफशोर विंड इतना है। और उन्होंने टारगेट रखा है कितना? 30 गीगावाट ऑफशोर विंड इंस्टॉलेशन का बाय 2030। इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए? एक तो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी 2015 बनाई गई है, एंड ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन फैसिलिटिंग ऑफशोर विंड एनर्जी इन इंडिया फॉर विंड विद यूरोपियन यूनियन। इंडिया का नंबर है फोर्थ इन वर्ल्ड इन टर्म ऑफ विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके की डाटा आते हैं कुछ एग्जाम में। और फर्स्ट है चाइना, उसके बाद यूएसए, फिर जर्मनी। विंड एनर्जी कंट्रीब्यूट करती है 10.3% इन इंडियाज एनर्जी बास्केट। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एनर्जी सबमिटेड अ रिपोर्ट ऑन टाइडल पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। कमेटी ने स्टेट किया है कि जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल होता है टाइडल एंड वेव एनर्जी इंडिया का, वो इतना होना चाहिए। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। जो पोटेंशियल एरियाज है ना विद लो, कौन कौन से हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो टाइडल एनर्जी से रिलेटेड होगा एरिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कच्छ, साउदर्न रीजन इन गुजरात, पार्कवे, मन्नार चैनल इन तमिलनाडु, हुगली रिवर, साउथ हल्दिया एंड सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। पोटेंशियल क्या है ओशियन का? थर्मल एनर्जी ने अभी तक एस्टिमेट नहीं किया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि ये एस्टिमेटेड है कि कितना अभी तक हुआ है थर्मल एनर्जी और ओशियन से, तो अभी तक नहीं किया है एस्टिमेट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बताती हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यार क्या पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जब लेंथी हो जाता है ना टॉपिक थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, इसलिए मुझे आप बार बार बताना पड़ता है ताकि आपका फोकस जो है वो बना रहे टॉपिक पे, ठीक है। अदर टाइप ऑफ ओशन एनर्जी की बात करें तो देखिए इसमें है जैसे कि वेव एनर्जी हो गया। ओशन करंट्स एनर्जी डराइव फ्रॉम ओशनिक सर्कुलेशन। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन डराइव फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर ओशन लेयर, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा आप इसको। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए टाइडल एनर्जी होती है पावर जो प्रोड्यूस होती है नेचुरल राइज एंड फॉल्स ऑफ टाइड, जो कि किस वजह से होती है? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ सन एंड मून। टू फॉर्म्स होती हैं पोटेंशियल टाइडल एनर्जी की। एक तो टाइडल बैरेजेस होते हैं और एक टाइडल स्टीम टरबाइंस होते हैं। टाइडल बैरेजेस में पावर जो होती है जनरेट होती है फ्रॉम टाइडल एनर्जी थ्रू फ्लड जनरेशन, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लड एंड एब जनरेशन होता है। टाइडल स्टीम टरबाइंस में कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली बात है, टरबाइंस आ गया तो टाइडल स्टीम टरबाइंस से करेंगे, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ टाइडल स्टीम टरबाइन। सिग्निफिकेंस क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी एक तो मोर स्टेडी रहेगी, और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मोर इट इज मोर एफिशिएंट एंड विंड एनर्जी। क्यों? क्योंकि हायर रिलेटिव डेंसिटी होती है वाटर की। अपन इंडिया की कोस्ट लाइन आप हार्डनेस कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डिपेंडेंसी ऑन फोजल फ्यूल। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड adaptation by reducing carbon footprint align with the India's पंचामृत pledge, that is COP26, जो कि कहाँ लिया गया था? पंचामृत। देखिए पंचामृत कितना ज़्यादा आ गया ना ऑप्शंस में, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि पंचामृत टारगेट कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। आई थिंक ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है। हाँ, इलेक्ट्रीफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है BS6 स्टेज सेकंड का, वो लॉन्च हो गया है। और इलेक्ट्रीफाइड FFB में बोथ फ्लैक्स फ्यूल इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी होती है। ये ऑफर करता है हायर यूज ऑफ इथेनॉल कंबाइंड विद बेटर फ्यूल एफिशिएंसीज। FFB की बात करें तो इंटरनल कंबसन इंजन होते हैं जो कि रन होते हैं ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल और इवन मिक्सचर ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड इथेनॉल। E25 क्या हो E85 क्या है? ईच हैज 85% इथेनॉल फ्यूल, 15% गैसोलीन और अदर हाइड्रोकार्बन बाय वॉल्यूम। बेनिफिट क्या होंगे FFB के? एक तो लोअर हार्मफुल पॉल्यूटेंट होंगे जैसे कि लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एक्सेट्रा, रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन क्रूड ऑयल। भारत स्टेज 6 की बात देख लेते हैं। देखिए भारत स्टेज एमिशन जो स्टैंडर्ड थे वो किस लिए बनाए गए हैं? ताकि जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है ना वो कम हो।
तो गवर्नमेंट ने क्या किया ना, BS4 से डायरेक्ट BS6 पे आ गया, मतलब BS5 अगर ऑप्शन में आए तो आपको अब गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्यूल क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है बाय रिड्यूसिंग द परमिसिबल सल्फर का जो कंटेंट है ना BS6 में, वो कितना है 80% रिड्यूस कर रहे हैं, फ्रॉम 50 पार्ट पर मिलियन टू मैक्सिमम 10 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। यही इसका इम्पोर्टेंट है पॉइंट, किसका, BS6 फोर्थ का, सॉरी BS6 का, ठीक है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स क्या है, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी थ्रू ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल 2022 फॉर प्रोमोटिंग जनरेशन परचेज एंड कंजप्शन ऑफ एनर्जी। अबाउट ओपन एक्सेस की बात करें तो ओपन एक्सेस मीन्स होता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि प्रोवाइडेड किस होगा, एलिजिबल कंज्यूमर्स को द्वारा, जनरेटर्स एंड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। की फीचर्स कौन से हैं GOAR के, एक तो प्रमोट करना जनरेशन परचेज एंड कंजप्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी इंक्लूडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आप एक बार देख लीजिएगा, इस बहुत न्यूज़ में रहता है। ग्रीन ओपन एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सॉरी आई मीन किसी भी कंज्यूमर को दे सकते हैं आप। लिमिट जो होगी OA ट्रांजेक्शन की रिड्यूस कर दी गई है 1 मेगावाट से 100 किलोवाट फॉर ग्रीन एनर्जी। और बेसिकली वही सारे जो है स्टेप्स लिए गए हैं जो कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें। कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को अलाउ कर दिया कि वो परचेज कर सकता है ग्रीन पावर को ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। There shall be uniform renewable purchase obligations on all obligated entities in area of distribution license, और ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया इंक्लूड होगी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ इट्स RPO। ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया, अमोनिया कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, क्या कौन कौन सी होती है, ब्लैक कौन सी होती है, ब्लू कौन सी होती है, ये आपको होना चाहिए पता, क्योंकि आजकल हाइड्रोजन अमोनिया ये सब बहुत ज़्यादा रहते हैं न्यूज़ में। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें इंडिया की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम किया है कि वो इंस्टॉल करेगा 250 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2028 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2027 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब तक। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज प्लान टू ब्रिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन 500 गीगावाट तक लेके आना है 2023 तक, और कार्बन एमिशन ना 45% डिक्रीज करना है फ्रॉम 2005 लेवल। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्यूल्स की बात कर लेते हैं जो कि आते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, यूपी स्टेट PCS में भी आते हैं और UPSC में भी आते हैं। एक जो है देखिए स्टडी है कि इंडिया का नेचुरल गैस कंजप्शन है ना वो 6% फेल हो गया है इन फाइनेंशियल ईयर 23। नेचुरल गैस क्या होती है, एक ऑर्डरलेस गैसेस मिक्सचर होता है लाइट हाइड्रोकार्बन का, इंक्लूडिंग इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ऑल्सो कंसिस्ट करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ये तो ना ही कॉरोसिव होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे, ना ही टॉक्सिक होता है। हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, नैरो फ्लेमेबिलिटी रेंज होती है। टाइप्स कौन कौन से हैं, देखिए कन्वेंशनल होते हैं, अनकन्वेंशनल, एसोसिएटेड और कोल बेड मीथेन। कन्वेंशनल में जो होते हैं वो फाउंड होते हैं लार्ज क्रैक्स में, जो कि बिटवीन द पाए जाते हैं लेयर्स ऑफ रॉक में। अनकन्वेंशनल होते हैं फाउंड इन शेल, सैंडस्टोन और अदर सेडिमेंट्री रॉक्स। एसोसिएटेड होते हैं फाउंड अलॉन्ग विद डिपॉजिट ऑफ क्रूड ऑयल, और कोल बेड मीथेन होते हैं फाउंड इन कोल डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट डाईमिथाइल ईथर। डाईमिथाइल ईथर देखिए कंट्री का फर्स्ट डाईमिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर डेवलप किया है, किसने किया है, IIT कानपुर ने। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि कौन सी IIT ने किया है, IIT कानपुर ने। अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो, अब UPSC में भी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, पढ़ लीजिए अगर करंट अफेयर में कवर किया है विजन ने तो, ठीक है। DME क्या है, कलरलेस है, एक तो नॉन टॉक्सिक है और हाई फ्लेमेबल गैस है एट एम्बिएंट कंडीशन, बट कैन बी हैंडल्ड एज अ लिक्विड व्हेन लाइटली प्रेशराइज्ड। प्राइमरी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग नेचुरल गैस, ऑर्गेनिक वेस्ट और बायोमास टू सिंथेसिस गैस। सिन गैस क्या होती है, अच्छा सिंथेसिस गैस को सिन गैस भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये है मिक्सचर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं किससे, LPG से। नेक्स्ट है टॉपिक आपका हाँ इसी में पढ़ रहे हैं हम डाईमिथाइल ईथर में कि इट इज यूज एंड इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये अल्टरनेटिव टू डीजल की तरह यूज कर सकते हैं और एज एरोसोल प्रोपेलेंट भी यूज कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है, हाई ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, सीटीआर नंबर हाई है, रिन्यूएबल है और हेल्प कर सकता है रिड्यूसिंग इंडियाज ऑयल इंपोर्ट को, एलिमिनेट कर सकता है पार्टिकुलेट एमिशन को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैलेंजेस हैं कि लो एनर्जी डेंसिटी है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है, पुअर एंटी नॉक परफॉर्मेंस है और नीड इंजन मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा।
MD15 क्या है? इंडियन रेलवे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है एक स्पेशल फ्यूल जिसको बोलते हैं मिथेनॉल डीजल 15। और ये जो फ्यूल ब्लेंड है वो कंसिस्ट कर रहा है 15% मिथेनॉल एंड 71% मिनरल डीजल एंड 14% कपलर एडिटिव्स। एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्ट लेबलिंग प्रोग्राम जो है जो कि किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। गवर्नमेंट ऑल्सो रिसेंटली लॉन्च किया है स्टार्ट लेवल प्रोग्राम, किसके लिए? सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स के लिए किया है। और बैकग्राउंड क्या है इसका? देखो, इसे ऑलरेडी लॉन्च करा चुका था 2006 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। और अब इसलिए न्यूज़ में है कि इसे सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल्स के लिए किया गया है लॉन्च, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाना एक इन्फॉर्म चॉइस कि वो ले सकता है इसको, ताकि ये जो है आप जो अप्लायंस ले रहे हैं ये कॉस्ट सेविंग है और एनर्जी सेविंग है, ठीक है। ये इसीलिए स्टार्ट लेवलिंग प्रोग्राम में आया है ये। एंड इम्प्लीमेंटेशन करेगा इसका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एप्लीकेबल कौन होगा? एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? मैंडेटरी होगा 15 अप्लायंस के लिए और वॉलंटरी होगा फॉर 20। अचीवमेंट होगा एमिशन रिडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 58 मिलियन टन ऑफ CO2 पर एनम कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2015 में बीई ने लॉन्च किया था एक वॉलंटरी लेबलिंग प्रोग्राम इन्वर्टर्स के लिए, रूम एसीज के लिए, और फिर इसे मैंडेटरी कर दिया था 2018 में, ठीक है। तो अभी ये कुछ प्रोडक्ट के लिए वॉलंटरी है, कुछ के लिए वो है, बाद में सबके लिए मैंडेटरी कर देगा ये। आप चाहें तो ये देख सकते हैं, आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ आपकी न्यूज़ में है ना तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मतलब ऑप्शन में वो डाल देंगे ये फोटोवोल्टेक सोलर, और उसके बाद और भी चीज़ें डाल देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड रेटिंग मेथोलॉजी। ICER क्या होता है? एक रेशियो होता है कि कूलिंग सीजनल टोटल लोड इन किलोवाट हावर टू कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। टोटल लोड और एनर्जी कितना ले रहा है, ये इसका रेशियो होता है। अबाउट द SLP फॉर PVM क्या है? हेल्प करना सिटीजन्स को, ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजन में, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए इसको प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं। और वॉलंटरी है 2 साल के लिए, और फिर उसके बाद कंपलसरी हो जाता है ये। एक्सपेक्टेड क्या है? रिड्यूस करेगा। देखा हमने पढ़ा अभी कितना ये है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रिड्यूस कर रहा है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की पढ़ लेते हैं, तो ये 2001 में आई थी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? स्टैट्यूटरी और बॉडी है अंडर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की मिनिस्ट्री है। और रिड्यूस करता है एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फंक्शन वही है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करना और ऑन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन, प्रमोट करना इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। अदर इनिशिएटिव ऑफ बीई की बात कर ले तो इंडिया एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 है, जिसमें कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में इंडिया ने बताया है। और ECBC है क्या? ये रिलीज किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और सेट किया है मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर न्यू कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग विद सर्टेन स्पेसिफिकेशन, तो दोनों एप्लीकेबल है। एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 ने चेंज कर दिया ECBC को टू एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड में। और अब ये अप्लाई, ठीक है, चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? अप्लाई अभी ऑफिस और रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी है। पहले क्या था? सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग्स में था, अब ये ऑफिस और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी होगा, जो कि मीट करेंगे कुछ क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसे रिलीज किया है, डेवलप किया है बीई ने इन कोलैबोरेशन विद अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, जो कि क्या है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एसेस करती है ये एनुअल प्रोग्रेस ऑफ स्टेट एंड यूटीज इन एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन। और की हाईलाइट क्या है? देखिए, इसमें इन कैटेगरीज में लिखा था स्टेट जो फ्रंट रनिंग कैटेगरी में है, मोस्टली आपके में है ये साउथ इंडियन। एक आ जाता है आपका इधर राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इम्प्रूवमेंट, मोस्ट इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। उत्प्रेरक क्या है? उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टैब्लिश किए है एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह टू एक्सेलरेट एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडियन इंडस्ट्रीज। ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। सेटअप किया है बीईई ने। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? टू सपोर्ट प्रोजेक्ट इन एरिया जैसे कि ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, शोकेस फॉर एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सेंटर एंड नॉलेज रिपोजिटरी एक्सेट्रा। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम NECP, ये है क्या? देखिए, इसे ना एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने लॉन्च किया है। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, EECL ने किया है।
और ऑब्वियस सी बात है, नेशनल एफिशिएंट है ना, एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम, तो क्लीन कुकिंग स्कीम का एक पार्ट है ये। रिवॉल्यूशनाइज करना कुकिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, टारगेट करना कम से कम 20 लाख इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव्स को अक्रॉस इंडिया, फोकस करना नॉन सोलर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंडक्शन कुक स्टोव विद अलाइन विद गो इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन क्या होता है, एम करना क्रिएट अवेयरनेस ऑन द ई मोबिलिटी इकोसिस्टम एंड बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन एक्टिविटीज। ईईएसएल है क्या? पहली बात तो ये ना एक जॉइंट वेंचर है 4 पीएसयूज का, एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जेनेसिस कब हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था ये 2009 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और मिनिस्ट्री कौन सी आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑब्जेक्टिव वही है कि इनेबल करना इकोसिस्टम, ताकि जो लोग क्या है एक एनर्जी अडॉप्शन थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करें, और विद इनोवेशन इन मार्केट, ठीक है। और इसमें ऐसे जो डाटा आ जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कोई भी सब्सिडी नहीं लेती है ये गवर्नमेंट से। और प्रोग्राम्स कौन से हैं इसके, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट फॉर ऑल, दैट इज उजाला, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम, इसके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी ट्रांसिशन इंडक्शन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है इन कोलैबोरेशन विद एक्वेंचर, रिलीज द रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट है एनर्जी ट्रांसिशन इंडक्शन। अब हम ऐसे जो अलग से रिपोर्ट होती है ना, जिसमें हमें आइडिया नहीं होता, तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। किसने किया है, डब्ल्यू ने किया है। और पोस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसिशन 2023 एंड एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स, ठीक है। ये क्या 3 पैरामीटर्स पे प्रिपेयर करा जाता है, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल। फाइंडिंग क्या है, स्वीडन ने किया है फर्स्ट प्लेस, और फॉलोड बाय नॉर्वे एंड डेनमार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसने, इंडिया ने रैंक कितनी की है, 67। इंडिया और सिंगापुर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दो ओनली 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया है, मेकिंग एडवांसेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा अच्छा वो किया है, परफॉर्मेंस किया है लगभग सारे जो है एस्पेक्ट्स है एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस के। फ्रेमवर्क देख लीजिए आप, ये वैसे 3 आप याद रखिएगा, 3 पैरामीटर, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन इंडिया की बात कर ले तो यूरोपियन यूनियन यूनियन ने की जो ऑडिट है उसने फाइंड किया है कि डेफिशिएंसीज हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में, जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है किसको, यूरोपियन यूनियन को। प्रिंसिपल्स देख लीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या होते हैं, एक तो प्रिंसिपल है ऑफ हेल्थ होता है, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर। पढ़ लीजिएगा आप इसे अच्छे से, ठीक है, कि क्या क्या होता है। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, अभी नीचे आप जितने भी फार्मिंग के वो पढ़ेंगे ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचुरल फार्मिंग हो गया, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इन तीनों से आ चुका है यूपीएससी में अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। और विजन ना अपना जो मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने करंट अफेयर में पॉइंट्स वो डाल देता है कि यूपीएससी में जो आ गए होंगे, तो मैं बताती हूँ आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है कि प्रमोट करना, एनहांस करना एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ को, इंक्लूड करना बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। और इसमें क्या होता है ना, ऑन फार्म एग्रोनॉमिक बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप प्रोहिबिट मतलब बंद कर देंगे हार्मफुल पेस्टिसाइड का यूज़। हेल्दी आपकी सॉइल रहेगी, मिटिगेट होगा क्लाइमेट चेंज थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, रिड्यूस होगा इरोजन, क्लीन वाटर मिलेगा, स्टिमुलेट होगी बायोडाइवर्सिटी। फार्मर्स के लिए क्या होगा, एक तो पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा है, तो इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और ऑर्गेनिक रहेगा तो फिर अट्रैक्ट करेगा मोर कस्टमर्स को, मोर और मोर रेजिलियंट होगा एक्सट्रीम वेदर इवेंट से, ठीक है। कंज्यूमर्स के लिए क्या रहेगा, हेल्दियर रहेगा, हायर न्यूट्रिशनल क्वालिटी रहेगी एक्सेट्रा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में और नेचुरल फार्मिंग में आ जाता है डिफरेंस, ये आप देख लेंगे अच्छे से कि क्या है। फर्स्ट इज की ऑर्गेनिक फार्मिंग में बोला है कि इट परमिट यूज ऑफ फार्म ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल इनपुट, जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी पोस्ट, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल इनपुट यूज नहीं होता फार्मलेट में, ओनली ऑन फार्म बेस्ड इनपुट होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ओपन होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट करेक्शन के लिए, इसमें मिनरल्स का यूज नहीं होता है। फ्लफिंग, सॉइल टिलिंग एंड ब्रीडिंग माइट बी अंडरटेकन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नो सॉइल टिलिंग होती है, नो प्लफिंग होती है, एंड नो वीडिंग डन बी ऑन नेचुरल फार्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको पता होगा कि हाईएस्ट नंबर जो है ऑर्गेनिक फार्मर के वर्ल्ड में, वो इंडिया में है। और सिक्किम जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना था, तब जब ये आया था 2018 में था आई थिंक, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। और इसको एक मतलब क्या, एक सर्टिफिकेशन बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड दे रही है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को, प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, रिकॉग्नाइज किया है यूरोपियन कमीशन ऑन एंड स्विट्जरलैंड ने। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, अपेडा है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि अपेडा का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। अपेडा का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि इंश्योर करना है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है।
और लॉन्च किया था ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। और मेक करना है सर्टिफिकेशन सिस्टम अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल विदाउट नीड फॉर थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन एजेंसी। लोकल ग्रुप जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्टिफाइंग के लिए। जैविक भारत लोगो क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है लोगो, ताकि जो लोग क्या है वो नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड मतलब जान सकें कि ये नेशनल ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है नहीं है। तो बोथ पीएसजी एंड एनओपी। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की बात करें, ये एनपीओपी हो गया, पीजीएस हो गया, ये सब ना यूपीएससी में आ चुके हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप इसे। नेक्स्ट इज नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड लॉन्च हुआ है अंडर द ब्रांड नेम, कौन क्या ब्रांड नेम है? भारत ऑर्गेनिक। लॉन्च प्रोडक्ट्स की बात करें तो 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं अंडर द भारत ऑर्गेनिक, दैट इज ब्रांड तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस एंड सोना मसूरी राइस। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन 6 के 6 नाम ना रट लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑर्गेनिक को एक ही रूफ के लेके अंदर लेके आना। और एनओसीएल एक वन ऑफ द 3 न्यू कोऑपरेटिव है जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। अदर 2 है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनओसीएल है क्या? नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड है क्या? इसे स्टैब्लिश किया था 2023 में अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। एम है इसका प्रोवाइड करना एक प्लेटफॉर्म टू ऑल द फार्मर्स डूइंग नेचुरल फार्मिंग टू मेक अरेंजमेंट फॉर द मार्केटिंग ऑफ द प्रोड्यूस। प्रमोट कौन कर रहा है? अमूल, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नैफेड, और एनडीडीबी जो कि चीफ प्रोमोटर है, और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मैं आपको करूंगी सजेस्ट कि आप इन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको करें सर्च और लिखिए अपने नोट्स में हेडक्वार्टर, थोड़ा बहुत एम ऑब्जेक्टिव जो है प्लीज लिखिएगा, ठीक है। मेंबरशिप क्या है? कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एन एसोसिएशन जो कोई पर्सन की जिससे परमिटेड परमिशन मिल गई हो सेंट्रल रजिस्ट्रार की, वो बन सकता है इसका मेंबर। नेक्स्ट आ जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ऑलरेडी यूपीएससी में भर भर के क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च की है ट्रेनिंग ऑफ कृषि सखीज फॉर प्रमोशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। अबाउट कृषि सखीज, कृषि सखी से मतलब कि क्या, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कृषि सखी जो लिखी गई है वो कहाँ की गई हैं, तो किसके लिए है? नेचुरल फार्मिंग के लिए है। पिलर्स क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के? बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और वापस आना, दैट इज सीड ट्रीटमेंट यूजिंग काउ डंग एंड काउ यूरिन। अब जीवामृत इज अप्लाई करना इनोकुलेशन मेड ऑफ लोकल काउ डंग एंड काउ यूरिन। मल्चिंग करना, मल्चिंग आप बताइए मुझे वो क्या होता है, एग्जाम में आ चुका है। और वापस आ मतलब सॉइल एडिशन, मतलब बास, जो बाष्प होता है ना, बाष्प बोलते हैं उसको, एवापोरेशन वगैरह को बोलते हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग होता क्या है? नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है जिनमें की फार्मिंग डन होती है विदाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट यूज ऑफ केमिकल, विदाउट यूज ऑफ क्रेडिट और स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेज इनपुट। मेथड क्या होता है? केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, ड्राइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, एंड रिड्यूस करना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन टू जीरो ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल इन अराउंड द क्रॉप। ओरिजिनली महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सुभाष पालेकर ने किया था, इसको प्रमोट किया गया था यूनियन बजट 2019 और 20 में। नेक्स्ट करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। रिसेंटली सेंटर ने रिलीज किया एक फैक्सी टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री प्रिपेयर्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। इन्होंने बोला है कि 36 स्पीशीज जो कि स्पेसिफिक स्पीशीज जो कि कल्टीवेट की गई थी इंक्लूडिंग अ बम्बो, ये सुटेबल है एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम और होम गार्डन के लिए, ठीक है। और इन 36 स्पीशीज में इंक्लूडिंग लैकूना, ल्यूकोसिफेला और सबूल और वेरियस वेराइटीज यूक्लिप्टिस भी है। यूक्लिप्टिस को लिप्टिस का पेड़ जिसे बोलते हैं हम, इसको थोड़ा सा ना नहीं सही नहीं माना जाता है। कहते हैं कि हाईली जो है वाटर इंटेंसिव होती है ये। सब उबुल को एक इन्वेजिव स्पीसीज माना जाता है और इसको करीब 20 से ज़्यादा कंट्रीज ने बीट मान लिया है, ठीक है। यूक्लिप्टस से रिलेटेड ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है सीरियस में, एनडीए में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एग्रोफोरेस्ट्री है क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टुगेदर। कंपोनेंट कौन से होते हैं? देखिए क्रॉप्स हो गए, ट्रीज हो गए और लाइव स्टॉक हो गया। एग्रोफोरेस्ट्री सिस्टम बेस्ड होता है किन टाइप्स के कंपोनेंट पे? एक तो एग्री सिल्वीकल्चर जिसमें क्रॉप्स और ट्रीज होते हैं, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। क्या सिल्वो पेस्टोरल में पैस्चर और लाइव स्टॉक प्लस ट्रीज, और एग्रो सिल्वो पेस्टोरल में आपके हो जाते हैं क्रॉप्स, पास्चर और ट्रीज। चैलेंजेस क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री से? एक तो शॉर्टेज है सुपीरियर सीड वैराइटीज की, ट्रीज इंटरफेयर करेंगे एग्रीकल्चर क्रॉप यील्ड में, इनसफिशिएंट रिसर्च होगा ऑन रिसर्च है एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स पर, लॉन्ग ट्री गेस्टेशन पीरियड रिजल्टिंग इन डिलेइंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न,
ठीक है? हाँ, बहुत-बहुत टाइम लग जाता है, 10-10 साल लग जाते हैं इसलिए। लैक ऑफ मार्केट मैकेनिज़्म फॉर ट्री ग्रोथ एंड अ डेarth ऑफ रिम्यूनरेशन, ठीक है? इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ऑटोनोमस काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट काउंसिल एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन नीड्स ऑफ कंट्री। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? देहरादून में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड? एक तो सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री हर मेड पर पेड़ स्कीम लगाई गई है जो कि है लॉन्च इन काफ़ी थी 2016-17 में की थी किसके एनकरेज करने के लिए ट्री प्लांटेशन ऑन फार्मलैंड अलॉन्ग विद क्रॉप। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ये इंप्लीमेंट हुआ था 2014-15 में फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर कवरिंग फ्रूट वेजिटेबल मशरूम एंड स्पीशीज एक्सट्रेट्रा। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 ने एनकरेज किया था इस सबको कि एनकरेज करें एक्सपेंड। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सेल्यूलर एग्रीकल्चर का। सेल्यूलर एग्रीकल्चर प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? क्योंकि जो राइजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फूड इंडस्ट्री इन कार्बन एमिशन जो हो रहा है इस वजह से प्रमोट किया जा रहा है। सेल्युलर एग्रीकल्चर होता क्या है? जो प्रोडक्शन होता है ना एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का वो सेल कल्चर से होता है रादर देन डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल्स। सेल कल्चर से करेंगे हम एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स का। तो यूज़ किया करता है दो डिफरेंट अप्रोच। एक तो सेल कल्टीवेशन दैट इज सेल्युलर, मीट को डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है सेल से फेड विद न्यूट्रिएंट इन लार्ज कल्टीवेटर। और प्रेसिजन फर्मेंटेशन और ए सेल्युलर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है रादर देन सेल्युलर कल्चर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क एंड एग वाइट प्रोटीन, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किया जाता है यूज़। डायरेक्ट सीड राइस मेथड क्या है? देखिए यूपीएससी पीवाईक्यू में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। इसमें ये डीएसआर सिस्टम होता क्या है? राइस को ना सीड डायरेक्टली सोन कर दिया जाता है फील्ड में। जबकि हम जो देखते होंगे, आपने अगर नहीं देखा हो कभी राइस को फील्ड में, तो उसमें क्या होता है ना कि जो सैपलिंग्स होते हैं, छोटे छोटे पौधे टाइप होते हैं, उन्हें एक फ्लडेड फील्ड होता है उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है इस वाले डीएसआर सिस्टम में क्या है कि राइस सीड्स को डायरेक्टली सोन कर दे रहे हैं फील्ड में। और वाटर जो है रिप्लेस कर दिया जाता है किससे? केमिकल हर्बिसाइड से। और स्टैंडिंग वाटर एक्ट एज हर्बिसाइड एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीट बाय डिनाइंग देम ऑक्सीजन इन सबमर्ज्ड स्टेट। एडवांटेज क्या है? एक तो वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, लेस मीथेन पॉल्यूशन हो रहा है और रिक्वायर कर रहा है लेस लेबर, क्योंकि वो जो सैपलिंग्स होती है छोटी छोटी उन्हें उनके लिए ना लेबर की ज़रूरत होती है कि वो फील्ड में जाके उनमें फ्लडेड फील्ड में करें, ठीक है? प्लांट करें। डिसएडवांटेज क्या होता है? हाई सीड डिमांड हो गया है, हायर वीट, क्योंकि इसमें बोला कि केमिकल हर्बिसाइड से रिप्लेस कर दिया गया है और हर जगह ये सूटेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल रिसर्चर्स ने डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। और इस सॉइल को क्या करेगी ना, जो फ्रूट की जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट करेगी और ग्रोथ करेगी इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन में यूज होती है, बेसिक होगी होगी वैसे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। हाइड्रोपोनिक होता है एक सॉइल फ्री प्लांट कल्टीवेशन जो कि यूटिलाइज कर रहा है वाटर, न्यूट्रिएंट एंड अ सबस्ट्रेट फॉर फ्रूट अटैचमेंट। बेनिफिट क्या है इसके? प्रिसाइज न्यूट्रिएंट कंट्रोल है, इंश्योर वाटर फास्टर ग्रोथ, हाई यील्ड एंड सुपीरियर क्वालिटी प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज मियावाकी प्लांटेशन मेथड। देखिए ये ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है और ये एक जापानीज थे, उनके नाम पे है मियावाकी प्लांटेशन मेथड। और ये बोला है कि कोल्ड बेल्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ है उसमें ये होगा। और इन्वॉल्व करता है प्लांटिंग नेटिव ट्री शब्स एंड ग्राउंड कवर प्लांट्स। और बेनिफिट क्या है? एक तो फॉरेस्ट बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो हो जाती है अर्बन फॉरेस्ट्री में, इसका यूज़ अच्छे से हो सकता है। इंक्रीज़ कर सकता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, रिड्यूस कर सकता है एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन एंड अट्रैक्ट करता है लोकल बर्ड एंड इंसेक्ट। मतलब बेसिकली इसमें ये था ना कि एक छोटी-सी जगह में आप इस तरीके से वो प्लांटेशन टेक्निक थी कि बहुत जल्दी प्लांट्स ग्रो कर जाएँ, ठीक है? नेक्स्ट है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी इन विच वाटर इज रिसाइकिल। वाटर को रिसाइकिल किया जाता है और यूज़ किया जाता है आफ्टर मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन। और उसमें से जितने भी सस्पेंडेड मेटल्स और मेटाबोलाइट्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। यूज़ क्या है इसका? देखिए एक तो हाई डेंसिटी कल्चर ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ फिश होती है, यूटिलाइज करेगा मिनिमम लैंड एरिया और वाटर। एडवांटेज है रिड्यूस्ड है इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट, क्लाइमेट रेजिलियंस है, ऑब्वियस सी बात है रीसर्कुलर हो रहा है तो। प्रोडक्शन ऑफ अ वर्ड रेंज ऑफ स्पीशीज, जुडिशियस यूज़ है लैंड एंड वाटर का। डिसएडवांटेज ये है कि जो कैपिटल कॉस्ट है बहुत बहुत हाई है और रिक्वायर करेगा कि अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई रहे हमेशा 24/7, जो कि थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे पॉसिबल होता नहीं है, इसीलिए इसकी ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट G20 समिट इनिशिएटिव डॉक्यूमेंट। G20 समिट एंड हो गया है विद वेरियस ऑनोनमसली अडॉप्टेड प्रिंसिपल एंड डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आता है महर्षि। महर्षि किससे रिलेटेड है? मिलेट्स एंड अदर एशियन ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो एग्जाम में कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा भी पूछ सकता है कि महर्षि न्यूज़ में था वो किससे रिलेटेड था, ऐसे इजी ऑप्शन भी आ जाते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए।
इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। देखिए मिलेट्स जो है वो न्यूट्री सीरियल्स होते हैं और सुपर फूड होते हैं और इनके मिलेट्स का कौन-कौन से होते हैं वो आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंडिया ने लॉन्च किया है, किसके साथ किया है ये देख लीजिएगा। कहाँ की है? जी20 समिट में की है और ये क्या करेगा ऑब्वियस सी बात है बायोफ्यूल से हमने पढ़ा इसी वीडियो में पढ़ा था नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था बायोफ्यूल फर्स्ट, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन भर-भर के आ चुके हैं बायोफ्यूल से रिलेटेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है क्या? और इसमें ना ये इम्पोर्टेंट है देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जी20 कंट्रीज़ ही हैं, एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेता है कि मेंबर्स हैं ऑल जी20 कंट्रीज़ हैं या सिर्फ़ जी20 कंट्रीज़ हैं। तो इसमें देखिए जी20 कंट्रीज़ भी हैं कुछ जी20 इनवाइटरी कंट्रीज़ हैं, कुछ नॉन जी20 कंट्रीज़ हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन है, मोस्टली ऑर्गनाइज़ेशन है, ठीक है? जो कि रिलेटेड है किससे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या किसी से रिलेटेड हैं, तो ये हैं देखिए डब्ल्यूईएफ हो गया, एटीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड एलपीजी ऑर्गनाइज़ेशन हो गया, यूएन एनर्जी फॉर ऑल हो गया, आईईए हो गया, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम इरना एंड वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन। वर्ल्ड बायोगैस एसोसिएशन एंड वर्ल्ड लिपीजी और एलपीजी ऑर्गेनाइजेशन को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या है जीबीए का? वही कि ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल को वो करेगी और फैसिलिटेट करेगी कि डेवलपमेंट हो, एडाप्टेशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो एक बायोफ्यूल अडॉप्शन और ट्रेंड में। हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन लाइफस्टाइल एचएलपीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो वही है इसमें सस्टेनेबिलिटी के लिए आप लोग देख लीजिएगा। G2023 एक्शन प्लान ऑन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन एसडीजीज। एसडीजीज में इसमें क्या बोला है कि वही है कि ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांसिशन एरियाज होंगे दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जेंडर इक्वलिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो बेसिकली जो होते हैं ना उसी से रिलेटेड है। तो इतना कुछ वो नहीं है कि हम हर चीज़ इसमें देखें, जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे। नेक्स्ट इज़ चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में पूछ लेगा। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स अभी न्यूज़ में था तो किससे रिलेटेड है? तो क्या है वो? ब्लू इकोनॉमी का सस्टेनेबल और रेज़िलिएंट यूज़ उसके लिए है। तो बस यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है और इसका ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन-सा है हमारा? एसडीजी 14। फोर्थ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग हुई है अभी इंडिया ने होस्ट की है। फोर्थ क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 8th इनोवेशन मीटिंग और इसकी थीम क्या है ये देख लेंगे हम। इम्पोर्टेंट है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर, ठीक है? पढ़ लीजिएगा। 7 मिशंस कौन से हैं एमआई में? क्लीन हाइड्रोजन हो गया, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्रीज और मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज। क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल्स का पढ़े तो एक बहुत हाई लेवल ग्लोबल फोरम है जिसका इंडिया मेंबर है और वही करना है इसने, मतलब क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से बात करनी है और एनकरेज करना है इकोनॉमीज को कि वो क्लीन एनर्जी को अडॉप्ट करें। इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है क्लीन एनर्जी मरीन हब्स, जो कि पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होंगे। मिशन इनोवेशन की बात करें तो ये है एक ग्लोबल इनिशिएटिव टू मेक क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल, सबके लिए प्रोवाइडेबल हो। फर्स्ट पेज हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में यूज़, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? किसमें हुआ था? पेरिस एग्रीमेंट में यूज़ हुआ था और फिर 2.0 किया गया है 2021 में। 23 कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन भी मेंबर है इसका। इंडिया जो है मिशन इनोवेशन का वो है फाउंडिंग मेंबर, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ लेंगे आप ये। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर। अब देखिए कितनी ज़्यादा वॉर्स चल रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, आपने देखा ही होगा। पहले रशिया यूक्रेन, अब इसराइल गाज़ा। तो ये पता होना चाहिए देखिए, हाँ इसमें यही बोला है कि रशिया यूक्रेन हो गया और इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ा है। कुछ जो की इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए हैं मिनिमाइज करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वॉर में, वो है जेनेवा कन्वेंशन 1949, जिसमें बोला गया है कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वॉरफेयर मेथड से, जिससे कि लॉन्ग टर्म और सिविल डैमेज ना हो नेचुरल एनवायरनमेंट पे। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है 2-3 बार यूपीपीसीएस में। कब हुआ था रिलीज़ ये इंपॉर्टेंट है, 1987 में। और इसी ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है? दैट इज़ व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रिपोर्ट क्या थी? अवर कॉमन फ्यूचर, जिसने ये इंट्रोड्यूस किया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1972 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। इसने प्रोहिबिट किया था यूज़ ऑफ ऑल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है? और ये अलग-अलग दिए हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो कि यूएनजीए ने किया है। और है यूएन कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ मिलिट्री और एनी अदर हॉस्टाइल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन टेक्निक 1976 में। इसका एम था कि प्रिवेंट करना मिलिट्री और हॉस्टाइल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन एंड टेक्निक को। नेक्स्ट इज़ केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो कि फाइनल फॉरेस्ट क्लीयरेंस इसे मिल गई है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आता रहता है एग्ज़ाम में। लोकेशन कहाँ है? बुंदेलखंड में है, एक ड्रॉट प्रोन रीजन है जो कि स्प्रेड कितना है 13 डिस्ट्रिक्ट्स में है और यूपी एंड
मध्य प्रदेश में। इसमें क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा वाटर का केन रिवर से बेतवा रिवर में, जो कि वाटर डेफ़िसिट है। और ये दोनों ही ट्रिब्यूटरी केन और बेतवा किसकी हैं? यमुना की हैं। यूपी और एमपी में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो उसमें बस डिस्ट्रिक्ट पता कर लीजिएगा कौन-कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है? सिग्निफिकेंस क्या है कि एड्रेस करेगा वाटर स्कार्सिटी, बुंदेलखंड रीजन में वाटर सप्लाई और इरिगेशन पूरा करेगा, ठीक है? लेकिन इसके कंसर्न्स भी हैं कि जो 20 लाख ट्रीज़ हैं वो लॉस हो जाएँगे, सबमर्जेंस हो जाएगा। पन्ना टाइगर रिज़र्व, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा टाइगर रिज़र्व हो रहा है? कुछ एरियाज़ हो रहे हैं इसके सबमर्ज, पन्ना टाइगर रिज़र्व के। थ्रेट है वाइल्ड लाइफ का, जैसे कि घड़ियाल्स ऑफ केन घड़ियाल सेंचुरी। ये दिया हुआ है इसमें पूरा कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है बेतवा लिंक जो है प्रोजेक्ट है। एनपीवी क्या है, फॉर्मुलेटेड बाय दैट मिनिस्ट्री, उस टाइम किया था और अभी इस टाइम कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। खालसा बांधुरी प्रोजेक्ट भी अभी न्यूज़ में है, तो आप देख लीजिएगा इसको क्या है। इसका एम है टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम टू ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादेवी रिवर जो है, ऑल्सो नोन एज मांडोवी, खालसा एंड मंडोरी टू द मालप्रभा रिवर। महादेवी ओरिजिनेट कहाँ होती है, भीमगाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटका में। और कहाँ फ्लो करती है, अरेबियन सी इन गोवा। इसका एम वही है कि ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करवाना टाउन्स के लिए जो कि ड्रॉट हिट है इन नॉर्दर्न कर्नाटका। सैंड माइनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। एनजीटी ने कहा है कि अब स्टेट्स को कंसेंट लेनी पड़ेगी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, अगर रिवर सैंड माइनिंग करनी हो, और इसे मैंडेटरी कर दिया है। इम्पैक्ट क्या है सैंड माइनिंग के इन्वायरमेंट पे, एक तो बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्वेटिक एंड रैपिड हैबिटेट। कोस्टल इरोजन हो जाता है क्योंकि डेल्टा के स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाता है वाटर फ्लो में, लोअरिंग हो जाती है वाटर टेबल की, जो जिससे कि पॉल्यूशन होता है ग्राउंड वाटर का, और डिक्लाइन हो जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम इवेंट जैसे कि फ्लड हो गया या ड्रॉट हो गया। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि सेकंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्स जो है वो है बर्ड में आफ्टर वाटर, ठीक है सैंड। और मेन सोर्स ऑफ सैंड इन इंडिया है वो रिवर, रिवर एंड फ्लड प्लेन्स, लेक्स एंड रिजर्वायर, सॉरी, एग्रीकल्चरल फील्ड, कोस्टल मराइन सैंड एंड पैल्यू चैनल। ये यूपीएससी में ऑलरेडी ना पूछा चुका है क्वेश्चन, कि उसमें बोल दिया था कि जो ऐसा कुछ ऑप्शन में डाल दिया था कि रिवर्स हैं वो सिर्फ 10% ही सोर्स करते हैं सैंड इन इंडिया, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो सैंड है वो क्लासिफाइड किया है माइनर मिनरल अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल माइनर मिनरल पे स्टेट गवर्नमेंट पे है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इशू करती है सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस। और एनफोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइन फॉर सैंड माइनिंग रिलीज करती है सप्लीमेंटल टू द 2016 गाइडलाइन। इतना कुछ है नहीं, अब पढ़ लेते हैं। अब एनजीटी एनजीटी आ चुका है पहले भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में। कब हुआ है एस्टैब्लिश, ये तो पहले सबसे पहले तो आप ये देखेंगे 2010 में हुआ था थ्रू द एक्ट एनजीटी एक्ट 2010। न्यू दिल्ली इसकी प्रिंसिपल बेंच है, अदर प्लेसेस पे भी है इसकी बेंचेस। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कोई भी प्रोसीजर लेट डाउन से बाउंड नहीं है, अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जबकि क्या है गाइड की जाती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा। और इसे मैंडेटेड है कि वो डिस्पोज करेगी एप्लीकेशन ऑफ अपील को विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, नीति आयोग ने और यूनाइटेड नेशन ने साइन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन 2023 to 27। और इसमें क्या है, 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स ड्राइव किए गए हैं, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लानेट एंड पार्टिसिपेशन। 4 लिंक्ड पिलर्स के 6 आउटकम्स होंगे। एक तो देखिए पीपल से रिलेटेड है तो हेल्थ और वेल्थ होगी, उनकी न्यूट्रिशन होगा, फूड सिक्योरिटी होगा। प्रॉस्पेरिटी होगी, उधर किस वजह से एजुकेशन मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डिसेंट बर्थ होगा तब तो प्रॉस्पेरिटी होगी। प्लानेट से रिलेटेड है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वॉच, रेजिलियंस। और पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है एम्पावरिंग पीपल, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस। देन है पार्टनरशिप फॉर रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन इन्हांसमेंट। राइस जो है वो इनिशिएटिव किसका है, वर्ल्ड बैंक का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसका है, G7 का अंडर जापान प्रेसिडेंसी। राइस एक $40 मिलियन का पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन फॉर क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट, ठीक है, ये याद रखेंगे। एम क्या है इसका, सपोर्ट करना लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज का इन जो कि प्ले कर रही है बिगर रोल इन मिड स्ट्रीम मिनरल प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग में, और डाउन स्ट्रीम में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली में, इन सप्लाई चेन ऑफ क्लीन। बेसिकली राइस किससे रिलेटेड है, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये आप याद रखेंगे। और सिस्टम बाउंड्रीज क्या है, रिसर्च हुई है कि 7 ऑफ द 8 अर्थ सिस्टम बाउंड्रीज जो है वो क्रिटिकल है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ। इतना ज़्यादा तो क्लाइमेट प्रॉब्लम चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्या ही होगा। कूल रूफ पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने की है।
अनाउंस कूल रूफ मतलब वही कि आपकी छत जो है वो कूल रहे टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन बिल्डिंग। कूल रूफ पॉलिसी है कि इट इज़ मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट और नॉन रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। एम है कि बिल्डिंग थर्मली रेसिलिएंट रहे और रिड्यूस करे अपना एनर्जी कंजप्शन। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ओनली बी गिवन आफ्टर द कंप्लायंस। इस कैसे होगा ये देखिए, एक तो पेंट्स आते हैं ना, कुछ पेंट आते हैं और लिक्विड आते हैं जो कि हायर रिफ्लेक्टिविटी जो सनरेज है उसको रिफ्लेक्ट कर दे। और प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल लाइक पीवीसी मेम्ब्रेन और बिटामिन बेस्ड सीटिंग। मिशन 50 के EV4 इको सिडबी ने किया है, ये आप बहुत ध्यान से रखेंगे। एक्सिम हो गया, सिडबी हो गया, एसबीआई अगर कोई भी करते हैं मिशन लॉन्च तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। इसका एम है कि वो स्ट्रेंथन करे इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को इंडिया में बाय फाइनेंस ईबीएस परचेज थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेंडिंग टू एमएसएमईज। और ये सर्व कर रहा है प्रिकर्सर टू सिडबी वर्ल्ड बैंक इवॉल्व प्रोग्राम को कर रहा है ये सर्व। पहले जो इवॉल्व प्रोग्राम था उसको मिशन 50 के बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप अच्छे से देख लेना इसको। नेक्स्ट है पीरो पेरोव्स्काइट। और ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक नैनो स्केल इंक कोटिंग जो कि इम्प्रूव करती है स्टेबिलिटी एनफ टू मेक नेक्स्ट जनरेशन पेरोव्स्काइट सोलर सेल है। ये है क्या? पैरो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है खासकर यूपीएससी में कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था पेरोव्स्काइट। तो क्या है? एक नेचुरली अकरिंग मिनरल है, कैल्शियम टाइटेन टाइटेनेट का। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एक तो लाइट वेट होता है, हाई ऑप्टिकल कंडक्टिविटी और एब्जॉर्प्शन है, हाई एफिशिएंसी है, चीपर टू प्रोड्यूस कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड सेल। मतलब सिलिकॉन जो होता है ना सोलर उसमें सोलर सेल सोलर प्लांट्स में यूज़। तो बोल रहे हैं कि इसीलिए इसका जो है उसके बदले में यूज़ किया जा सकता है। एप्लीकेशन क्या है? सोलर पैनल इंडस्ट्री में कर सकते हैं और स्पेस टेक्नोलॉजीज में कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है कि डिकम्पोज हो जाता है जब रिएक्ट करता है मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। और ड्रॉप इन एफिशिएंसी एंड एनर्जी आउटपुट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये इसके हैं डिसएडवांटेजेस। अगर ये डिसएडवांटेज नहीं होता तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सिलिकॉन आपको पता होगा कि जो है इंडिया करती है इम्पोर्ट। आई थिंक 100% या 95% इम्पोर्ट करती है। वन सी जी आई ए आर प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। जो क्या कहता है कि टू कंट्रोल द इंस्टेंस ऑफ इलीगल माइनिंग ज्वाइन किया है इसने एक कंसल्टेटिव ग्रुप और इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ग्लोबल इनिशिएटिव। इक्रिसेट है क्या? इक्रिसेट स्टैब्लिश हुआ था मोमेंडम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सीजीआई 1972 में। और एक इंडिया में ये वन ऑफ सीजीआई रिसर्च सेंटर है। सीजीआई क्या करता है? एक पब्लिकली फंडेड नेटवर्क है एग्री फूड सिस्टम रिसर्च सेंटर का। बेसिकली जो एग्रीकल्चर फूड सिस्टम से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर्स होते हैं वो 1971 में बिल्ड करता है एक यूनिफाइड अप्रोच ट्रांसफॉर्मिंग फूड लैंड एंड वाटर सिस्टम और एड्रेस करने में चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। प्रोजेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम कैरिड आउट अंडर अ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ CGIAR हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। नेक्स्ट है नॉर्मन बॉर्डलैग फील्ड अवार्ड फॉर फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन डॉक्टर स्वाति नायक को मिला है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा आप, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और ये कौन देता है? रॉकफेलर फाउंडेशन देता है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। इसे NBWN ने डी नोटिफाई कर दिया एंटर गालिथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, निकोबार आइलैंड में है। क्योंकि इसने क्या किया था? कंस्ट्रक्शन किया था प्रपोज इंटरनेशनल कंटेनर शिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट जो है मेगा कंटेनर टर्मिनल का वो पार्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार लाइन। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ग्रांट कर दिया था एनवायरमेंट क्लियरेंस टू दिस प्रोजेक्ट। 4 कंपोनेंट हैं इसकी और ये इम्प्लीमेंट होना है कितने? 30 सालों में। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या है कि ये गलत है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये नहीं होगा, कुछ ऐसा बोला है। मुलापोय डैम क्या है? एक तो ये क्या है, न्यूज़ में आया है कि ये एंक्रोच कर रहा है पेरियर लेक लीज को एग्रीमेंट टेरिटरी को। सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि हुई थी सेटअप 1767 में। और ये वर्क कर रही है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुलापेर डैम है क्या? ये देखिए विद इन द टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। लोकेटेड इन अपर रीचेस ऑफ रिवर पेरियार जो कि फ्लो होती है केरला में आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद कहाँ होती है? केरला में होती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुके हैं। IEA क्या है? एक ऑटोनॉमस एंड गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसके उसमें है? OECD के फ्रेमवर्क में है। इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। इंश्योर करना है इसको सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई आफ्टर द ऑयल क्राइसिस 1973। 31 मेंबर्स है, 13 एसोसिएट मेंबर है। इंडिया जो है वो एसोसिएट मेंबर है, ये आप याद रखेंगे। और अगर आप किसी को मेंबर बनना है तो कंट्री को OECD का मेंबर होना चाहिए और कम से कम इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उसके पास होल्ड की हुई क्रूड रिजर्व की
कितनी फॉर 90 डेज ऑफ प्रीवियस ईयर इम्पोर्ट। रिपोर्ट कौन-कौन से रिलीज़ करता है? एक तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट करता है IEA, ठीक है? और अदर रिपोर्ट करता है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट करता है, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक एंड नेट जीरो बाय 2050, नेट जीरो रोड मैप रिपोर्ट, इम्पेरेटिव ऑफ कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एंड अ पॉलिसी टूलकिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग लाइफ। नेक्स्ट इज इरना। इरना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछ चुका है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश हुई थी 2009 में, और हेडक्वार्टर है इसका मस्दर सिटी। मस्दर सिटी कहाँ पे है? अबू धाबी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 मेंबर्स है, इंडिया इसका मेंबर है। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रिपलिंग रिन्यूएबल पावर एंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, ये भी किसने रिलीज़ की है? जॉइंटली लॉन्च की है इसने जी COP 28 में, इंटरनेशनल इरना ने और ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस ने। ट्रैकिंग SDG7 क्या है? एनर्जी रिलेटेड है, तो ये रिपोर्ट करती है ये। और करंट फाइंडिंग क्या है इसकी? उसने बोला है कि जो करंट पेस है वो एडुकेट नहीं है कि कोई भी टारगेट अचीव हो पाया एनर्जी से रिलेटेड 2030 तक। इंडिया अलोन अकाउंट करता है लार्जेस्ट शेयर ऑफ एक्सेस डेफिसिट, सब की मतलब डेफिसिट है डिफाइंड एज पॉपुलेशन लैकिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय चाइना। इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट इन 2022 एंड लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांसिशन रिपोर्ट। नेक्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो कि स्टैब्लिश हुआ है 1945 में, और रोम में इटली में। स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, लीड करती है इंटरनेशनल एफर्ट को टू डिफीट हंगर, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। 195 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। रिपोर्ट रिलीज बाय FAO, इसमें इम्पैक्ट जो है डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फर्स्ट एवर ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सोफा रिपोर्ट भी करती है, और स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम। तो ये था वीडियो हमारा, और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। बस अब लास्ट वीडियो और रह गया है। तो गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। बस पढ़ते रहिए अच्छे से, और अभी बहुत टाइम है, एग्ज़ाम भी 20 दिन आगे बढ़ गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।